दोस्तों, इश्क में चांद तारे तोड़ लाने की बात तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन क्या इश्क में हॉस्पिटल बनाने की बात आपने कभी सुनी है? अगर नहीं तो चलिए आज आपको एक ऐसी ही प्रेम कहानी के बारे में बताते हैं जिसने देश के सबसे बड़े कैंसर हॉस्पिटल की नींव रखी थी। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत के हेल्थ सेक्टर में धीमी रफ्तार से ही सही, लेकिन कैंसर पर ध्यान दिया जाने लगा था और इस पर रिसर्च भी होने लगी थी। इंपीरियल कैंसर रिसर्च फंड ने कैंसर फैलने और इनके सिम्टम्स को समझने के लिए अपना काम शुरू कर दिया था। वहीं रेडियम ट्रीटमेंट पर रांची रेडियम में जैसे इंस्टीट्यूट ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि तब भी अवेयरनेस बहुत कम थी और इस क्षेत्र में रिसर्च बहुत ही स्लो हो रही थी। लेकिन इस बीच तब के बॉम्बे और अब के मुंबई में कुछ ऐसा हुआ कि जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दोस्तों, बात 1931 की है, जब मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट सर दोराबजी टाटा ने अपनी वाइफ मेहरबाई टाटा को एक दुर्लभ बीमारी ल्यूकेमिया से खो दिया। उनका विदेश में लंबे समय तक इलाज चला, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इसके बाद सर दोराबजी टाटा को धुन सवार हो गई। उन्होंने भारत में कैंसर के इलाज के लिए विदेशी जैसी सुविधाएं तैयार करने का संकल्प ले लिया, जिसके बाद सबसे पहले उन्होंने 2 ट्रस्ट बनाए, लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट। लेडी मेमोरियल ट्रस्ट का काम हेल्थ सेक्टर में काम करने का था और दोराबजी ट्रस्ट का काम सभी क्षेत्रों में चैरिटी करना था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ट्रस्ट के फंड को जुटाने के लिए दोराबजी ने उस जुबली हीरे को बेच दिया जो उन्होंने कभी अपनी पत्नी को गिफ्ट में दिया था। इस हीरे से जुड़ा भी एक किस्सा है दोस्तों, जो दोराबजी और मेहरबाई टाटा के बीच आपसी प्रेम का प्रतीक भी है। साल 1924 की बात है, टाटा स्टील की माली हालत खराब चल रही थी। तब मेहरबाई ने अपनी सबसे कीमती संपत्ति दोराबजी को सौंप दी थी ताकि उसे गिरवी रखकर वो बैंक से लोन ले सके। ये कीमती संपत्ति जुबली डायमंड नाम का हीरा ही था। जी हाँ, जो शादी के कुछ साल बाद दोराबजी ने मेहरबाई को गिफ्ट में दिया था। 245 कैरेट का ये हीरा लंदन से खरीदा गया था। कोहिनूर से 2 गुना आकार वाले इस हीरे की कीमत 1 करोड़ रुपए से ऊपर की थी। बहरहाल कंपनी की हालत जब सुधरने लगी, दोराबजी ने इसे वापस हासिल कर लिया, लेकिन किस्मत ऐसी कि मेहरबाई इसे फिर पहन नहीं पाई। तब तक उनकी बीमारी से मौत हो गई थी। इसलिए दोराबजी ने ट्रस्ट के फंड को जुटाने के लिए हीरे को ही बेच दिया। ट्रस्ट बनाने के बाद दोराबजी टाटा की मुलाकात बॉम्बे के तत्कालीन गवर्नर सर फ्रेडरिक साइक्स से हुई। उन्होंने सलाह दी कि वो कैंसर के इलाज के लिए रेडियम इंस्टीट्यूट की शुरुआत करें। वे मुंबई के एक हॉस्पिटल में रेडियम विंग बनाने के काम में जुट गए थे कि 1932 में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि जिस जज्बे के साथ दोराबजी ने अपनी यात्रा शुरू की थी वह काम नहीं हुआ। सर नौरोजी सकलतवाला टाटा ग्रुप के एक नए अध्यक्ष बने। उन्होंने दोराबजी के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया। सकलतवाला रिश्ते में दोराबजी टाटा के ममेरे भाई थे। टाटा ग्रुप के साथ ट्रस्ट की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधे पर थी। एक दिन प्रशांत महासागर से रवाना हुए जहाज पर नौरोजी सकलतवाला और जॉन स्पाइस की मुलाकात हुई। स्पाइस बीजिंग चीन के एक मेडिकल कॉलेज में कैंसर डिपार्टमेंट के हेड थे। सकलतवाला ने भारत में कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए उनकी मदद मांगी और डॉक्टर स्पाइस तैयार भी हो गए। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से हॉस्पिटल की शुरुआत में रुकावट आई, जब 1938 में सकलतवाला की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसके बाद टाटा ग्रुप और ट्रस्ट की जिम्मेदारी JRT टाटा को मिली। JRT टाटा ने फैसला किया कि टाटा मेमोरियल नाम से एक हॉस्पिटल बनेगा जिसमें ब्रिटिश सरकार की कोई भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साल 1935 में स्पाइस ने भारत में ज्यादातर होने वाली बीमारियों को समझने के साथ साथ यूरोप और अमेरिका में कैंसर अस्पतालों को विजिट किया और सर्वे किया। लंबी यात्रा और रिसर्च के बाद स्पाइस इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि भारत में मौजूदा कैंसर से जुड़ी समस्याओं के इलाज के लिए एकमात्र रेडियम इंस्टीट्यूट काफी नहीं होगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि रेडियम ट्रीटमेंट में त्वचा, मुंह, होठ और गला जैसे कई कैंसरों को ठीक करने की एबिलिटी होती है। कैंसर के ट्रीटमेंट में रेडियम की इंपॉर्टेंस को समझते हुए ट्रस्टियों ने बॉम्बे में इस बीमारी के लिए मॉडर्न सुविधाओं से लेस हॉस्पिटल के निर्माण पर काम शुरू कर दिया। 30 लाख रुपए के फंड से अस्पताल का काम शुरू हुआ और इसी के साथ ही भारतीय डॉक्टरों को कैंसर के इलाज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी और रिसर्च करने के लिए यूरोप और अमेरिका के हॉस्पिटलों में भेजा गया। इसी बीच 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई और अस्पताल के निर्माण के लिए विदेश से जिन एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था वो काम बीच में छोड़कर ही चले गए। डॉक्टर स्पाइस भी वापस चीन चले गए। अस्पताल बनाने का काम ठप हो गया। इसके बाद भी JRT टाटा ने लेकिन हार नहीं मानी। जी हाँ दोस्तों, जैसे तैसे करके 2 साल के अंदर उन्होंने हॉस्पिटल का काम पूरा करवाया और फरवरी 1941 में ये बनकर तैयार हो गया। 7 मंजिला इमारत में बना ये अस्पताल तब सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस था और भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में अपनी तरह का पहला कैंसर अस्पताल था। इसका उद्घाटन करते हुए बॉम्बे के तत्कालीन गवर्नर सर रॉजर लुम्ले ने कहा था, यह अस्पताल कैंसर के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई में भारत का पहला बड़ा योगदान है। दशकों तक टाटा मेमोरियल अस्पताल
अस्पताल एशिया में कैंसर के इलाज का एकमात्र केंद्र रहा है और साल 1952 में यहीं भारतीय कैंसर अनुसंधान केंद्र की शुरुआत हुई। 1957 तक ये अस्पताल टाटा ट्रस्ट के अंदर चलता रहा, लेकिन फिर भारत सरकार ने इसको हेल्थ मिनिस्ट्री के अधीन कर लिया। इस वक्त तक कैंसर के इलाज में रेडिएशन का काफी उपयोग होने लगा था, इसलिए 1962 में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमेटिक एनर्जी को सौंप दिया गया। अब आज यानी साल 2023 में दोस्तों ये परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत ही काम करता है। यहाँ कैंसर से रिलेटेड जानकारियों और इलाज पर आज भी काम हो रहा है। कैंसर के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट और रोबोटिक सर्जरी जैसे ट्रीटमेंट के नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। आज यह कैंसर के इलाज का एक मॉडर्न रिसर्च सेंटर है, जहां हर साल लगभग 65,000 पेशेंट आते हैं, जिनमें से 70% से अधिक पेशेंट का मुफ्त इलाज किया जाता है। अब देश भर में इस इंस्टीट्यूट की ब्रांचेस ओपन की जा रही हैं। देश भर में इस हॉस्पिटल की करीब 62 ब्रांचेस हैं। पिछले साल ही प्रधानमंत्री मोदी और इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा ने असम में मॉडर्न सुविधाओं से लैस कैंसर के 7 हॉस्पिटल को उद्घाटन किया था। इसके साथ ही 7 नए कैंसर सेंटर की फाउंडेशन भी रखी गई है। इन हॉस्पिटलों में कम कीमत पर कैंसर पेशेंट का इलाज होगा। पूरे दक्षिण एशिया में ये किफायती कैंसर अस्पतालों का सबसे बड़ा नेटवर्क होगा। असम कैंसर केयर फाउंडेशन राज्य सरकार और टाटा ट्रस्ट का एक जॉइंट वेंचर है। चलिए दोस्तों, आपको उस मेहराबाई टाटा के बारे में भी बताते हैं, जिसके प्यार में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बनाने की शुरुआत हुई थी। लेडी मेहरबाई टाटा की सिर्फ ये पहचान नहीं है कि वे टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा के बड़े बेटे दोराब जी टाटा की वाइफ थी, बल्कि उनकी खुद की अलग पहचान थी। उनकी सोच अपने जमाने की महिला से कहीं आगे थी। लेडी मेहरबाई टाटा का जन्म 1879 में हुआ था। वह खुले विचार की थी और उन्होंने आगे चलकर महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई के लिए अपनी आवाज बुलंद भी की। मेहरबाई मल्टी टैलेंटेड मानी जाती थी। शुरू से उन्हें टेनिस, घुड़सवारी और पियानो बजाने का शौक था। उन्होंने टेनिस टूर्नामेंट में 60 से अधिक पुरस्कार भी जीते थे। इसके अलावा ओलंपिक टेनिस खेलने वाली भी वो पहली भारतीय महिला थी। उनके बारे में दिलचस्प बात यह है कि वो सारे टेनिस मैच पारसी साड़ी पहनकर खेलती थी। जी हाँ, टेनिस ही नहीं, वो एक बेहतरीन घुड़सवार होने के साथ साथ कुशल पियानो वादक भी थी। 1912 में जेपेलिन एयरशिप पर सवार होने वाली पहली भारतीय महिला भी थी। साल 1929 में भारत में बाल विवाह एक्ट बनाया गया, जिसे शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट को बनाने में मेहरबाई ने भी अपना सहयोग दिया था। उन्होंने भारत और विदेशों में डिस्क्रिमिनेशन और पर्दा व्यवस्था के खिलाफ भी लंबी लड़ाई लड़ी। वह भारत में महिलाओं के एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड थी और नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन्स की फाउंडर भी थी। 29 नवंबर 1927 को उन्होंने अमेरिका के मिशिगन में बैटल क्रीक कॉलेज में हिंदू मैरिज एक्ट के पक्ष में बात की थी। यहाँ पर उन्होंने इंडियन कल्चर और इतिहास के साथ साथ महिलाओं के मुद्दे पर मजबूती से अपना विचार रखा था। उन्होंने वहाँ पर व्हाइट हाउस में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति कैल्विन कूलिज से भी मुलाकात की थी। एक रिच फैमिली में शादी होने के बाद भी वो हमेशा समाज के सभी क्लास के लोगों के साथ जुड़ी रही। दोस्तों, इससे जुड़ी ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। जब उन्होंने सुना कि मुंबई के भाईखाला के एक गरीब इलाके में रहने वाली महिलाओं को दंगों के कारण भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो वो अपनी कुछ महिला सहयोगियों के साथ खुद भोजन और सब्जी लेकर उनके बीच पहुंच गईं। मेयर ने उनके रिक्वेस्ट को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आप इज्जतदार महिलाएं हैं, आपको यह सब करना शोभा नहीं देता। लेडी टाटा ने बेहद शांत तरीके के साथ जवाब दिया, हम महिलाएं यहाँ ग्रेसफुल होने के लिए नहीं आई हैं, हम यहाँ यूजफुल होने के लिए आए हैं। मेहरबाई प्रोग्रेसिव सोच की महिला के साथ साथ अपनी कल्चर से बेहद प्यार करती थी। उनके पिता H.J. भाभा एक प्रोफेसर थे और एक फेमस एजुकेशनिस्ट थे। उनके पिता ने ही उन्हें प्रोग्रेसिव वेस्टर्न आइडियोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। लेकिन जब उनके पिता ने पश्चिमी फैशन के चक्कर में उनका नाम मेहर से मेरी करना चाहा, तो मेहरबाई ने इससे इनकार कर दिया। वह अपने पिता के सामने खड़ी हुई और अपना नाम अपने मूल फारसी रूप मेहरी में बनाए रखने पर जोर दिया, जो बाद में मेहरबाई बन गई। इससे साफ होता है दोस्तों कि उन्हें अपने संस्कृति से कितना प्यार था। तो दोस्तों, ये थी लेडी मेहरबाई टाटा की कहानी, जिनके इश्क में देश में सबसे बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल बन गया। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।